सपनों को लेकर अलग अलग धारणाएं लोग मानते हैं। कुछ का कहना है कि सपने सच होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सपनों का कोई अर्थ होता है और कुछ लोग कहते हैं कि वो केवल एक मानसिक अवस्था है। हमारे मस्तिष्क में जो बातें रह जाती हैं वो हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। मैं नहीं जानती इन बातों में कितनी सच्चाई है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ वो आपको सपने जैसी लगेगी और आप उसकी हकीकत जानने के लिए बेचैन ज़रूर हो जाएंगे। एक सुबह 9 बजे जब हम चमकते सूर्य तले हवाना रिविएरा होटल की छत पर नाश्ता कर रहे थे, समुद्र से आई एक विशाल लहर ने समुद्र के किनारे की सड़क पर चल रही और किनारे पर खड़ी कई कारों को उछाल दिया और उनमें से एक कार को होटल के बगल की दीवार में घुसा दिया। यह सब डायनामाइट के विस्फोट जैसा था और इससे उस 20 मंजिला होटल की सभी मंजिलों पर घबराहट की वजह से भगदड़ मच गई। इससे होटल के शीशे का प्रवेश द्वार भी चूर चूर हो गया। उस भयावह लहर ने होटल के प्रतीक्षा कक्ष में बैठे पर्यटकों और सारे सामान को भी हवा में उछाल दिया। बहुत से लोग टूट गए शीशे की बौछार से घायल हो गए। वह लहर अवश्य ही विराट रही होगी, क्योंकि वह समुद्र के किनारे बनी ऊंची दीवार को लांघकर उस चौड़ी 2 तरफा सड़क को पार करके होटल से जा टकराई। और तब भी उसमें इतना वेग था कि इमारत की सभी कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। क्यूबा के खुशमिजाज स्वयं सेवकों ने वहां के दमकल विभाग की मदद से 6 घंटों से भी कम समय में पूरा मलबा हटा दिया। उस पूरे इलाके को बंद करके वहां मरम्मत का काम चालू कर दिया गया और जल्दी ही स्थिति सामान्य हो गई। सुबह कोई भी होटल की दीवार में धंसी कार को देखकर चिंतित नहीं हुआ, क्योंकि सबने यही सोचा कि यह सड़क के किनारे खड़ी कारों में से एक होगी। लेकिन जब क्रेन ने आकर उस धंसी हुई कार को दीवार में से बाहर निकाला तो उन्हें चालक की सीट पर सीट बेल्ट में बंधी एक महिला का शव मिला। उस विराट लहर का धक्का इतना जोरदार था कि उस महिला के शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं बची थी और उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। उसने अपनी उंगली में सोने की सर्पाकार अंगूठी पहन रखी थी, जिसकी आंखें पन्ने की थीं। तहकीकात करके पुलिस ने यह पता लगा लिया कि वह महिला नए पुर्तगाली राजदूत और उनकी पत्नी के रहने वाले घर की देखभाल करती थी। वह 2 हफ्ते पहले ही उनके साथ हवाना आई थी और उस सुबह एक नई कार में बाजार जाने के लिए निकली थी। जब मैंने समाचार पत्र में उसका नाम पढ़ा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन पन्ने की आंखों वाली उस सर्पाकार अंगूठी ने मुझ में जिज्ञासा और कुतूहल उत्पन्न कर दिया। हालांकि मैं यह नहीं जान पाया कि उस महिला ने वह अंगूठी अपनी किस उंगली में पहनी थी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि मुझे लगा कि यह वही न भुलाई जा सकने वाली महिला थी जिसका वास्तविक नाम मैं कभी नहीं जान पाया। वह महिला अपने दाएं हाथ की तर्जनी में वैसी ही अंगूठी पहनती थी। उस जमाने में यह आज से भी अधिक विरली बात थी। उससे मेरी मुलाकात 34 वर्ष पहले वियना में हुई थी। वह एक ऐसे शराब खाने में बियर पी रही थी और गुलमा और उबले हुए आलू खा रही थी, जहां लातिन अमेरिकी छात्र छात्राएं अक्सर आया जाया करते थे। मैं उसी सुबह रोम से लौटा था और मुझे उसके उठे हुए रोज, उसके कोट के कॉलर पर लटके उसके घने नुकीले अलसाए बाल और उसकी मिस्र की वह सर्पाकार अंगूठी आज भी याद है। वह बिना सांस लेने के लिए रुके एक धात्विक लहजे में काम चलाओ स्पेनी भाषा बोल रही थी। मुझे लगा कि काठ की लंबी मेज के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठी वह वहाँ एकमात्र ऑस्ट्रियाई महिला थी
किंतु नहीं, उसका जन्म कोलंबिया में हुआ था और वह विश्व युद्धों के बीच के वर्षों में ऑस्ट्रिया आई थी। तब वह किशोरावस्था में थी और वह यहाँ संगीत की शिक्षा प्राप्त करती रही थी। अब वह 30 साल की हो गई थी, लेकिन उसने अपने रूप रंग की ज़्यादा देखभाल नहीं की थी। वह कभी भी पारंपरिक रूप से खूबसूरत नहीं रही थी और अब उसकी उम्र पहले से समय से पहले ढलने लगी थी, लेकिन वह फिर भी एक आकर्षक महिला थी और वह आपको पूरी तरह विस्मित कर देने वाली महिलाओं में से एक थी। वियना तब भी एक शानदार और प्रतापी शहर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न दो परस्पर विरोधी धड़ों के बीच अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वियना कालाबाजारी और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी का स्वर्ग बन चुका था। मैं अपनी भगोड़ी हमवतन के लिए इससे उपयुक्त किसी जगह की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह अब भी अपने उद्भव के प्रति वफादारी की वजह से सड़क के कोने पर मौजूद उस शराब खाने में ही भोजन करती थी जहाँ विद्यार्थी आया जाया करते थे। दरअसल वह इतनी धनी थी कि वहाँ मौजूद सभी साथियों के भोजन का भुगतान वह आसानी से कर सकती थी। उस महिला ने हमें कभी अपना वास्तविक नाम नहीं बताया। हम सभी लातिन अमेरिकी छात्र छात्राएं उसे कठिनाई से बोले जा सकने वाली जर्मनी भाषा के उस नाम से बुलाते थे जिसे हमने गढ़ा था, फ्राउ फ्रियडा। उस महिला से मेरा परिचय हाल ही में करवाया गया था। तब मैं उससे यह पूछने की सुखद धृष्टता कर बैठा कि क्विंडाओ की तूफानी खड़ी चट्टानों से बिल्कुल अलग इस दुनिया में वह कैसे चली आई, और उसने इसका बड़ा विध्वंसक उत्तर दिया, मैं अपने सपने बेचती हूँ। असल में यही उसका पेशा था। वह पुराने कैल्डास में रहने वाले एक धनी दुकानदार के 11 बच्चों में से तीसरी संतान थी। बचपन में जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपने परिवार में मौजूद एक बढ़िया प्रथा को अपना लिया। उस प्रथा के तहत वे सब सुबह के नाश्ते से पहले अपने सपनों के बारे में चर्चा करते थे और उनके अर्थ बताते थे। उनके मुताबिक यह वह समय था जब उनके भविष्य सूचक गुण अपने शुद्धतम रूप में उसमें मौजूद होते थे। जब वह महिला 7 साल की थी तो उसे सपना आया जिसमें उसके भाई को बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। धार्मिक अंधविश्वास के कारण उसकी माँ ने खड्ड में उस लड़के के तैरने पर प्रतिबंध लगा दिया। तैरना उस लड़के का पसंदीदा मनोरंजन था, किंतु फ्राउ फ्रियडा का भविष्यवाणी करने का अपना अलग ही हिसाब किताब था। मेरे सपने का अर्थ यह नहीं है कि भाई डूब जाने वाला है। दरअसल उसे मिठाई नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसे मिठाई से खतरा है। उसकी यह व्याख्या एक 5 वर्ष के बच्चे के मामले में दुष्टता थी, विशेषकर तब जब वह बच्चा हर रविवार को मिठाई खाने का मज़ा लूटे बिना नहीं रह पाता था। लेकिन उसकी माँ को अपनी बेटी के सही भविष्यवाणी करने के गुण पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने भाई के प्रति बहन की चेतावनी को गंभीरता से लिया और बेटे को मिठाई खाने से पूरी तरह वंचित कर दिया। लेकिन लापरवाही के अपने पहले पलों में छिपकर मिठाई का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खाते समय उस लड़के का दम घुट गया और उसे बचाया नहीं जा सका। फ्राउ फ्रियडा स्वयं यह नहीं समझती थी कि अपनी इस योग्यता को वह अपनी आजीविका का माध्यम बना सकती थी, लेकिन वियना की क्रूर सर्दियों में उसका जीवन बेहद कठिन हो गया और खुद के प्रति उसे अपनी राय बदलनी पड़ी। तब जिस घर में वह रहना चाहती थी, उसने उस पहले मकान में काम की तलाश शुरू कर दी। जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर सकती थी, उसने केवल सच्चाई बयान कर दी, मैं सपने देखती हूँ। उसे घर की महिला को अपने काम के बारे में संक्षेप में बताना भर पड़ा और उसे
उतने वेतन पर काम पर रख लिया गया जितने में उसका गुजारा हो जाता था। रहने के लिए उसे एक बढ़िया कमरा दे दिया गया। उसे 3 वक्त का खाना भी मिल जाता था, विशेष रूप से सुबह का नाश्ता, जब वह पूरा परिवार अपना तात्कालिक भविष्य जानने के लिए उसके इर्द-गिर्द जमा हो जाता था। उस परिवार में पिता एक सेवानिवृत्त पूंजीपति थे, माँ रोम के संगीत के प्रति समर्पित एक खुशमिजाज महिला थी और 11 और 9 वर्ष के उनके 2 बच्चे थे। वे सभी धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे और पुरातन अंधविश्वासों में आस्था रखते थे, इसलिए फ्राउ फ्रेडा को नौकरी पर रखने में उन्हें खुशी हुई। अपने देखे गए सपनों के आधार पर परिवार के सभी सदस्यों की किस्मत की व्याख्या करना ही फ्राउ फ्रेडा की एकमात्र जिम्मेदारी थी। वह अपना काम बखूबी करती रही, खास करके बहुत समय तक युद्ध के दिनों में, जब वास्तविकता दुःस्वप्न से भी अधिक डरावनी होती थी। परिवार के हर सदस्य को किसी भी दिन क्या करना है और कैसे करना है, इसका निर्णय केवल वही लेती थी। धीरे धीरे उसकी भविष्यवाणी को उस घर में एकमात्र अधिकार मिल गया। उस पूरे परिवार पर उसे परम नियंत्रण प्राप्त हो गया। हल्की सी सांस भी उसकी अनुमति से ही ली जाती थी। जब मैं वियना में था तभी उस घर के मालिक का देहांत हो गया। वह इतना सुशिष्ट था कि वह अपनी जायदाद का एक हिस्सा उस महिला के नाम छोड़ गया। शर्त केवल यह थी कि वह उसके परिवार के लिए तब तक सपने देखने का काम करती रहेगी जब तक उसके सपने खत्म नहीं हो जाते। मैं 1 महीने से अधिक अवधि तक वियना में रहा और अन्य विद्यार्थियों की तरह दुखद परिस्थितियों का सामना करता रहा। दरअसल मैं घर से रुपये पैसे आने की अंतहीन प्रतीक्षा कर रहा था। फ्राउ फ्रेडा का अप्रत्याशित रूप से हमसे मिलने, शराब खाने में आना उनकी उदारता का परिचायक था। हमारी गरीबी की हालत में उनका वहाँ आना किसी पर्व त्योहार का आनंद देता था। एक रात बियर के सुखाभास में उस महिला ने बिना देर किए दृढ़ धारणा के साथ मेरे कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। मैं केवल तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कल रात मुझे तुम्हारे बारे में सपना आया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से अभी ही चले जाना चाहिए और अगले 5 वर्षों तक तुम्हें लौटकर वियना नहीं आना चाहिए। उसका दृढ़ विश्वास इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं उसी रात रोम जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी में सवार हो गया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उस महिला की बात से इतना प्रभावित हुआ कि उस समय मैं खुद को किसी अघटित महाविपत्ति के अनुभव से जीवित बच गया व्यक्ति मानने लगा। मैं आज तक दोबारा वियना नहीं गया। हवाना में घटी दुर्घटना से पहले मेरी मुलाकात बार्सिलोना में फ्राउ फ्रेडा से ऐसी अप्रत्याशित और आकस्मिक परिस्थितियों में हुई कि मुझे वह रहस्य में लगी। यह घटना उस दिन हुई जब गृह युद्ध के बाद पहली बार पाब्लो नेरुदा ने स्पेन की सरजमीं पर अपने कदम रखे। वे वालपरिसो तक की लंबी समुद्री यात्रा के बीच में यहाँ रुके थे। उन्होंने एक सुबह हमारे साथ बिताई जब वे पुरानी पुस्तकें बेचने वाली किताबों की एक दुकान में शिकार करने से संबंधित पुस्तकें तलाशते रहे। पोर्टर में उन्होंने एक फटी हुई पुरानी किताब खरीदी। उस किताब के लिए उन्होंने दुकानदार को इतनी रकम दी जो रंगून के दूतावास की उनकी नौकरी के 2 महीने के वेतन जितनी थी। नेरुदा भीड़ में किसी बीमार हाथी की तरह चल रहे थे। हर काम के होने के अंदरूनी तौर तरीके को वे एक बाल सुलभ कुतूहल से देख रहे थे। पूरा विश्व उन्हें एक ऐसे चाबी भरे खिलौने जैसा लग रहा था जिससे जीवन का आविष्कार हुआ हो। मैंने इससे पहले और किसी को पुनर्जागरण काल के पोप की कल्पना जितना करीब नहीं पाया था। वे पेटू होने के साथ साथ सुसंस्कृत भी थे। उनकी इच्छा नहीं होती
तो भी वे हर चीज़ का संचालन करते थे और खाने की मेज़ पर भी प्रमुख भूमिका निभाते थे। उनकी पत्नी मैटिल्डे उनके गले के चारों ओर एक छोटा कपड़ा बांध देती थी ताकि खाते समय उनकी पोशाक खराब न हो जाए। वह कपड़ा भोजन कक्ष की नहीं, किसी नाई की दुकान की याद दिलाता था, किंतु उन्हें सॉस में नहाने से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। कार्वालेरास में वह दिन विशिष्ट था। उन्होंने 3 पूरे समुद्री झींगे खा लिए। वे किसी शल्य चिकित्सक की तरह उनकी चीरफाड़ कर रहे थे। साथ ही वे बाकी सभी लोगों की थालियों में मौजूद भोजन को भी अपनी भूखी निगाहों से चखते जा रहे थे। वे यह काम बेहद खुश होकर कर रहे थे, जो भोजन करने की इच्छा को संक्रामक बना रहा था। वहाँ खाने के लिए गैलिशिया और कैंटब्रिया की अलग-अलग किस्म की सीपियाँ, अलीकांते के झींगे और कोस्टा ब्रेवा के समुद्री घोंगे उपलब्ध थे। इस बीच फ्रांसीसी लोगों की तरह वे केवल अन्य स्वादिष्ट खाद्य पकवानों की बातें करते रहे। उन्होंने विशेष रूप से चिले की प्रागैतिहासिक शंख मीन का जिक्र किया, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अचानक उन्होंने खाना बंद कर दिया और वे समुद्री झींगे की स्पर्श श्रृंगिका को छूते हुए धीमे स्वर में मुझसे बोले, मेरे पीछे कोई बैठा है जो लगातार मुझे घूरे जा रहा है। मैंने उनके कंधों के पीछे देखा और उनकी बात सही निकली। 3 मेजों की दूरी पर एक निर्भीक महिला पुराने प्रचलन की टोपी और बैंगनी रंग का दुपट्टा पहने आराम से खाती हुई उन्हीं को घूर रही थी। मैं देखते ही उसे पहचान गया। वह थोड़ी बूढ़ी और मोटी हो गई थी, किंतु वह फ्राउ फ्रेडा ही थी और उसने अपनी तर्जनी में वही सर्पाकार अंगूठी पहन रखी थी। वह नेपल्स से उसी समुद्री जहाज में लौट रही थी जिसमें नेरूदा और उनकी पत्नी यात्रा कर रहे थे। हालांकि जहाज पर उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। हमने साथ में कॉफ़ी पीने के लिए फ्राउ फ्रेडा को भी आमंत्रित कर लिया। मैं उसे अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा, क्योंकि मैं नेरूदा को विस्मित करना चाहता था, लेकिन नेरूदा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि भविष्यवाणी करने वाले सपनों में उन्हें कोई यकीन नहीं है, केवल कविता ही परोक्षदर्शी होती है। उन्होंने कहा, दोपहर के भोजन के बाद जब हम रैम्बलॉस पर टहल रहे थे, मैं जानबूझकर धीमी गति से चलने लगा ताकि मैं अकेले में फ्राउ फ्रेडा के साथ अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर सकूं। उसने मुझे बताया कि उसने ऑस्ट्रिया में मौजूद अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और अब वह ओपोर्टो पुर्तगाल में रह रही थी। वहाँ के अपने मकान को उसने पहाड़ पर बने एक नकली दुर्ग की संज्ञा दी। उसने बताया कि वहाँ से वह समुद्र के उस पार अमेरिका तक देख सकती थी। हालांकि उसने यह कहा नहीं, किंतु उसकी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि अपने सपनों की व्याख्या करते हुए धीरे धीरे उसने वियना में मौजूद अपने प्रशंसातीत संरक्षक की पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मैं इस बात से हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा से यह लगता था कि उसके स्वप्न अपनी आजीविका चलाने की उसकी चतुर नीति मात्र थी, और मैंने उसे यह बता दिया। वह अपनी अत्यंत सम्मोहक हंसी हंसी। तुम अब भी पहले जैसे गुस्ताख हो, उसने कहा। इसके बाद वह चुप हो गई। दल के बाकी सदस्य श्री नेरूदा की रैम्बला दे लॉस पेजारोस पर मौजूद तोतों से चिले की खास भाषा में हो रही बातचीत के ख़त्म होने की प्रतीक्षा करने लगे। जब हमने दोबारा बातचीत शुरू की तो फ्राउ फ्रेडा ने विषयांतर कर दिया। अब तुम वियना जा सकते हो, उसने कहा। तब जाकर मुझे याद आया कि हमारी पहली मुलाकात से अब तक 13 वर्ष बीत चुके थे। यदि तुम्हारे सपने झूठे हों तब भी मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। क्या पता क्या हो जाए, मैंने कहा। हम 3 बजे उससे अलग हो गए। दरअसल नेरूदा के दोपहर के पावन आराम का समय हो गया था। हमारे घर में सोने से पहले नेरूदा ने विधिवत तैयारी की। यह तैयारी पारंपरिक
जापानी चाय समारोह जैसी थी। कुछ खिड़कियों को खोला गया और कुछ अन्य को बंद कर दिया गया ताकि कमरे का तापमान सही हो जाए। उस कमरे में किसी खास दिशा से खास तरह की रोशनी होनी ज़रूरी थी और वहाँ परम शांति की आवश्यकता थी। नेरुदा को जल्दी ही नींद आ गई और ठीक 10 मिनट के बाद वे जग गए। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं जब हमें इसका बिल्कुल अंदेशा नहीं होता। वे बिल्कुल तरोताज़ा होकर बैठक में नजर आए। उनके गाल पर तकिए का गुम्फाक्षर छपा हुआ था। मुझे सपने देखने वाली उस महिला के बारे में सपना आया, उन्होंने कहा। मैटिल्डे उनके सपने के बारे में और जानना चाहती थी। मुझे उसके बारे में यह सपना आया कि वह अपने सपने में मुझे देख रही थी, वे बोले। यह तो ठीक बोर्गेस की कहानी का अंश लग रहा है, मैंने कहा। उन्होंने निराशा से भरकर मुझे देखा। क्या बोर्गेस ने यह बात पहले ही लिख दी है? यदि उन्होंने अब तक यह बात नहीं लिखी है तो कभी न कभी वे इसे ज़रूर लिख देंगे। यह उनकी भूल भुलैया नामक दूसरी रचना का अंश होगा। शाम के 6 बजे जैसे ही नेरुदा जहाज़ पर चढ़े, उन्होंने हमसे विदा ले ली। वे एकांत में पड़ी एक मेज़ के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गए और हरी स्याही वाली कलम से धारा प्रवाह कविताएं लिखने लगे। इसी हरी स्याही से वे तब फूलों, मछलियों और चिड़ियों के चित्र बनाया करते थे जब उन्हें अपनी किताबों को किसी को समर्पित करना होता था। साथ आए लोगों के लौट जाने पर मैंने फ्राउ फ्रेडा की ओर देखा, जो जहाज़ की छत पर पर्यटकों के लिए बनी जगह पर मौजूद थी। हम बिना एक दूसरे से औपचारिक विदा लिए ही लौट जाने वाले थे। वह भी आराम करके यहाँ आई थी। मुझे उस कवि के बारे में सपना आया, वह बोली। विस्मित होकर मैंने उससे उसके सपने के बारे में पूछा। मुझे सपना आया कि कवि महोदय मेरे बारे में सपना देख रहे थे, उसने कहा। मेरे चेहरे पर मौजूद चकित होने के भाव ने उसे क्षुब्ध कर दिया। तुम्हें किस बात की उम्मीद थी? इतने सपनों के बावजूद कभी कभी ऐसा कोई सपना भी आ जाता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके बाद मैं न कभी उस महिला से मिला, न ही कभी मैंने उसके बारे में सोचा। जब हवाना रिविएरा की दुर्घटना में मैंने सर्पाकार अंगूठी पहने एक महिला की मृत्यु का समाचार सुना, तब मुझे उसकी याद दोबारा आ गई। कुछ महीने के बाद जब एक राजनयिक स्वागत समारोह में मेरी मुलाकात पुर्तगाल के राजदूत से हुई तो मैं उस महिला के बारे में उनसे पूछताछ करने से स्वयं को नहीं रोक सका। राजदूत ने बड़े उत्साह और प्रशंसा से उसका जिक्र किया। आप सोच भी नहीं सकते कि वह कितनी असाधारण महिला थी, वे बोले। यदि आप उन्हें जानते तो आप उनके बारे में कहानी लिखने से स्वयं को नहीं रोक पाते। और राजदूत महोदय उसी स्वर में अद्भुत विस्तार से उस महिला के बारे में बातें करते रहे, किंतु उनकी बातों से मुझे कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला कि क्या वह वही महिला थी जिसे मैं जानता था। असल में वह क्या काम करती थी? अंत में मैंने पूछा। वह कुछ नहीं करती थी, वे मोहभंग होने वाले अंदाज में बोले। वह केवल सपने देखती थी। यह थी सुशांत सुप्रिय द्वारा अनुदित और गैब्रियल मार्सिया मार्केज द्वारा लिखित एक रोमांचक कहानी, मैं अपने सपने बेचती हूँ। सुशांत जी कवि और कथाकार तो हैं ही, इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। साहित्य लेखन से उनका गहरा जुड़ाव है। उनके लगभग 9 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 9 अनुदित कथा संग्रह, और इसके साथ ही उनकी कई और पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और बहुत से सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ, बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।